आज एक शॉर्ट वीडियो है ये मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस। इस तरीके से आपको कई बार पोस्ट मिलेंगी या यूट्यूब पे आपने देखा होगा या फिर आपके कंपनी में डिस्कशन में होगा या फिर इवेंचुअली एक ना एक दिन आपको इससे पाला पड़ेगा। वो क्या है कि मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस, ये दो शब्दों से देखिए अभी तक जहाँ ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपने मोनोलिथ में काम किया है अब, लेकिन आपको पता नहीं है क्या होता है। हमारा जब भी एक सर्वर जिस पे हम अपने एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, मेनली फॉर बैकएंड सर्वर, यहाँ पर क्योंकि फ्रंट एंड हमारा मेनली HTML CSS स्टैटिक चीज़ होती है, तो उसको इतना हम एप्लीकेशन में जब होस्टिंग की बात आ रही होती तो धरता उसको काउंट नहीं करते। हालांकि वो भी इंशाल्लाह इसमें आएगा, लेकिन मोनोलिथ में हम मेनली इसको बैकएंड सर्वर के हिसाब से अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, आप उसमें एक पार्ट मान लीजिए कि हाँ चलो एक फ्रंट एंड और बैकएंड मिला के एक होल एप्लीकेशन वहाँ बन, पर यहाँ दोनों ही शब्द मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस ये दोनों ही हमारे सर्वर से रिलेटेड कुछ है। अब क्या है, देखिए जब भी आपकी कोई अभी एप्लीकेशन आपने बनाई और एक ही रिपोजिटरी यानी कि एक ही फोल्डर में, रिपोजिटरी अगर आपने गूगल में बनाई है, गिटहब में बनाई है या फिर अपने लोकल में फोल्डर में, अगर एक ही फोल्डर में आपने कोड रखा है फ्रंट एंड का भी बैक एंड के भी, तो चांसेस हैं कि वो आपका मोनोलिथ आप बना रहे हैं। लेकिन खाली इसका नाम मोनोलिथ नहीं होता। मोनोलिथ का मतलब एक चीज़ और होती है कि उन सबको आपने एक ही सर्वर में होस्ट भी करके रखा है। ठीक, यानी कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड ज़्यादातर चीज़ें, कंटेंट, स्टोरेज, जितने भी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक ही सर्वर में एक ही जगह रखी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आपने अपना प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट किया है या प्रोजेक्ट को अपना ऐसे सेट किया है तो इसी को बोलते हैं मोनोलिथ आर्किटेक्चर। अब एक चीज़ होती है माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोलिथ का एक अल्टरनेटिव होता है माइक्रो सर्विस, या अल्टरनेटिव न बोल के बोले हम कि मोनोलिथ एक शुरुआती स्टेज होती है किसी भी एप्लीकेशन की या किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोजेक्ट की, और इवेंचुअली उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को अपनाना पड़ता है मोनोलिथ को छोड़कर। ठीक, यानी कि इन शॉर्ट उसको क्या करना पड़ता है कि अपना सारा कोड, सारा अपना डेटा, हर चीज़ को एक सर्वर से हटाना पड़ता है और उसको अलग अलग सर्वरों पर डालना पड़ता है। अब क्यों, इसको समझना है कि मोनोलिथ क्या करता है। आपने एक सर्वर कोई ख़रीदा और उसमें आपने एप्लीकेशन डाल दी। अब वो एप्लीकेशन यूज़ होगी, लोग यूज़ करेंगे, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएंगी। ठीक, सर्वर पे लोड पड़ेगा, तो सर्वर पे जब लोड पड़ेगा तो सर्वर तो कुछ हज़ार रिक्वेस्ट या कुछ रिक्वेस्ट झेल लेगा, जितना जैसे आपने सर्वर लिया होगा। आप सर्वर की पावर फिर से बढ़ाएंगे तो वो मिलियंस में झेल लेगा, लाखों में झेल लेगा। फिर आप सर्वर की पावर और बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका यूजेज बढ़ेगा, आपका सर्वर को भी आपको एडवांस करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वर हैंग करने लगेगा, स्लो चलने लगेगा। तो इस पे क्या होता है कि आप सर्वर को बढ़ाते चले जाते हैं। सर्वर में आपने पहले 2 GB रैम रखी, फिर 4 GB, फिर 8 GB, इस तरीके से आपने प्रोसेसर भी बढ़ाते चले गए अपने सर्वर का। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मान लेते हैं 1 करोड़ रिक्वेस्ट जो है एक दिन में, 1 करोड़ व्यूज़ जो है आपकी एप्लीकेशन में आ रहे हैं और आप हैंडल कर ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 1 करोड़ भी अपने आप में कितना बड़ा आपको सर्वर चाहिए, ये सोचने वाली बात है। पर इवेंचुअली एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि जब आपके यूज़र रिक्वेस्ट और आपकी एप्लीकेशन यूजेस बढ़ता है, लेकिन आप सर्वर अब नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हार्डवेयर की एक लिमिट होती है आपके। और प्लस जितना ज़्यादा बड़ा सर्वर उतना वो महंगा भी पड़ता है, क्योंकि आप सर्वर को बढ़ा रहे हैं और हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में कोई एक पार्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, बाकी पार्ट यूज़ ना हो रहा, पर उसके वजह से आपको पूरा सर्वर बढ़ाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कि आपके एप्लीकेशन में लोग इमेज बहुत अपलोड करते हैं, लेकिन डेटाबेस इतना कोई यूज़ नहीं करता है, यानी कि डेटा ज़्यादा एंट्री नहीं होती, रीड नहीं होती है, लेकिन आपका स्टोरेज बहुत बढ़ता है। तो लेकिन क्योंकि आपका सब कुछ एक ही सर्वर पे है, तो आप सर्वर की ही यानी कि साइज़ बढ़ाएंगे और आपकी उसकी पावर बढ़ाएंगे ताकि वो रिक्वेस्ट भी झेल पाए और साइज़ भी झेल पाए। लेकिन उसी में क्योंकि आपका डेटाबेस भी स्टोर है, तो जाहिर सी बात है उसको स्पेस मिलेगी, पर वो किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि उसमें इतना डेटा अभी तक आया ही नहीं कि उसको एक्सपैंड करना पड़े। पर क्योंकि हमारे पूरे सर्वर को हम इकट्ठा एक साथ बढ़ा रहे हैं पावर, उसको बोलते हैं स्केल करना, कि पहले छोटे पावर का सर्वर था, फिर बड़े पावर का, फिर बड़े पावर का, आप करते चले जाएंगे तो दो मसले आए। ये पहला मसला तो ये कि कितना है बढ़ाएंगे, एक टाइम तक एक हद तक बढ़ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्लस दूसरा सबसे बड़ा कि जितना आप ज़्यादा महंगा करेंगे कंप्यूटर, भले वो एक कमरे में जितना बड़े हो जाए, सर्वर की आप लाइन लगा दें, एक बिल्डिंग में सिर्फ सर्वर ही सर्वर रख दें, लेकिन वो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा वो। ठीक, तो इंजीनियरिंग का काम ये होता है कि ऐसा सोल्यूशन निकालना जो ऑप्टिमाइज भी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें फिजूल चीज़ें ना हो, गैर ज़रूरी चीज़ें ना हो। ठीक, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर स्टार्टअप में या फिर शुरुआती कंपनीज में जहाँ ट्रैफिक इतना नहीं होता है वहाँ बहुत बढ़िया चलता है। इसीलिए इवेंचुअली अगर आप लोग स्टार्टअप में हैं
या आप लोग शुरुआती दौर के कंपनीज या प्रोजेक्टों में है तो वहाँ पर मोनोलिथ ही आपने देखा होगा और वहाँ वही अप्रोच रखी जाती है क्योंकि उससे काम चल जाता है। शुरुआती तौर पे मोनोलिथ सस्ता भी पड़ता है। माइक्रो सर्विस जैसे कि अब आप इस तरफ आते हैं, माइक्रो सर्विस क्या कहता है कि आपका जब सब कुछ एक सर्वर पे रहेगा तो आपको उस सर्वर को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है उस एप्लीकेशन का एक पार्ट खाली आपको ज़रूरत पड़े बढ़ाने की। मिसाल के तौर पर डेटाबेस, किसी सर्वर का डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पर डेटाबेस भी उसी सर्वर पे रखा हुआ है, तो वो कहता है कि काम करो तुम अपने उस सर्वर पे बाकी सब रखो और एक अलग से सर्वर खरीद लो और उसमें जो है सिर्फ डेटाबेस रखो। तो इससे होगा क्या कि जिस डेटाबेस अगर यूज़ हो रहा है हमारा, तो सिर्फ डेटाबेस का साइज़ हम बढ़ाते चले जाएंगे और बाकी हमारी इधर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। और प्लस ये भी फ़ायदा है इसका कि क्योंकि हमारे पास 2 सर्वर हैं तो हम पिछले वाले सर्वर को भी ज़रूरत पड़ने पे बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि अब हमारे स्केलिंग कैपेसिटी, बढ़ाने की कैपेसिटी 2x हो चुकी है, ठीक। या फिर 2x भी ना माने तो कम से कम एक बर्डन एक जगह डिवाइड हो चुका है। और फिर फर्दर अगर हमारा डेटाबेस मान लीजिए इसमें भी लिमिट एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम एक और डेटाबेस का ले लें और इस तरीके से हम कितने भी डेटाबेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी तरीके से हम कितने भी स्टोरेज सर्विस बना सकते हैं कि जहाँ हमारे क्या बोलते हैं उसे, एसेट्स, मीडिया, ये सब होगा अपलोड। तो इस तरीके से हम अलग अलग सर्वरों में अपना अलग अलग चीज़ों को डाल सकते हैं और इसको फिर हम इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से, किसी को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत, किसी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा तो उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, किसी में कम लोड पड़ रहा उसको कम कर दिया, इस हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि इसमें क्या हो गया कि आप एक साथ कई सर्वर इन्वॉल्व हो गए, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक टर्म आता है, आप अगर आगे जाके आप देखेंगे तो स्केलिंग 2 तरीके की होती है, ठीक। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और एक होती है हमारी वर्टिकल। जब हमारा एक सर्वर में हम प्रोसेसर रैम बढ़ाते चले जाएं और हर चीज़ बढ़ाते चले जाएं, प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज और तमाम चीज़ें, तो हम बोलेंगे कि हम उसको वर्टिकली स्केल कर रहे हैं, यानी कि एक सर्वर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वो वर्टिकली उसी में चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि हम जब सर्वर की पावर नहीं बढ़ाएंगे, सर्वर को उतनी रखेंगे और सर्वरों को अलग अलग ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक सर्वर आपका स्टोरेज का हो गया, एक सर्वर आपका डेटाबेस का हो गया, एक सर्वर आपका एपीआई का हो गया और फिर एपीआई के कई सर्वर बना दी ज़रूरत पड़ने पे, डेटाबेस के भी एक से ज़्यादा हो गए, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखने में ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पर ये है थोड़ा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टाइप का, 1 2 3, ठीक, इस तरीके से पड़ता है। इसके फ़ायदे क्या है कि आपका लोड अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये सस्ता पड़ता है, जब लोड ज़्यादा बढ़ता है तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सस्ता पड़ता है क्योंकि हम से सस्ते सस्ते सर्वर खूब एक के ले सकते हैं और अपने हिसाब से लोड बैलेंस घटा सकते हैं, यानी इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वही जो मैंने बात बोली कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं इसमें। इसका कुछ नुकसान भी होगा, जाहिर सी बात है, जब कोई नई चीज़ आती है तो अपने साथ फ़ायदे और नुकसान दोनों लाती है, ड्रॉबैक्स और उसके फ़ायदे, यानी कि उसके क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों होते हैं। तो बेनिफिट्स तो आपको समझ में आ गया कि ये 2 बड़े मसले हल कर रहा है। सबसे बड़ा मसला कि आप क्योंकि मल्टीपल सर्वर हैं तो कभी वो लिमिट आना बहुत मुश्किल है कि सर्वर आप ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, मतलब मैक्स आउट नहीं हो सकता। जहाँ मैक्स आउट के नज़दीक होगा हम एक नया सर्वर खड़ा कर देंगे। दूसरा क्या हल कर रहा था कि हम जो पार्ट एप्लीकेशन का ज़्यादा पावर ले रहा है जिसको, तो खाली हम उसको ही स्केल कर पाएंगे क्योंकि उसका सर्वर हम अलग कर देंगे, तो बाकी जगह हमें सर्वर की पावर बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ इतना लोड ही नहीं पड़ रहा है। इस वजह से हमारी कॉस्ट सिर्फ उस हिस्से में बढ़ेगी जिस हिस्से की ज़रूरत है, बाकी जगह फ्री की कॉस्ट नहीं जाएगी। तो ये 2 मसले तो उसने हल करे, लेकिन इसका कुछ नुकसान मतलब ड्रॉबैक्स या फिर इसमें दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये है, उसमें दिक्कत पहले वाले में 2 थी कि स्केल नहीं कर सकते और हम मोनोलिथ में स्केल नहीं कर सकते और हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। इसमें दिक्कत ये रहती है कि क्योंकि सर्वर ज़्यादा होते हैं तो इसमें नई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं कि अब हम उन सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, उन सर्वर आपस में बातचीत कैसे कराएंगे, क्योंकि अभी तक यूज़र एक सर्वर पे जाता था मोनोलिथ में और वहीं सारा काम अंदर ही अंदर हो जाता था। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक ऑफिस है और सारा काम उसी ऑफिस में हो रहा है तो बस एक यूज़र को वहाँ जाना है और सारा काम उसका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, कॉलेज में, सरकारी दफ्तर में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक बंदा जब वहाँ जाता है तो उसको फिर बहुत जगह फिरना पड़ता है और कई बार कन्फ्यूजन होती है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हर बंदा बताए कि इधर से इधर जाना, उधर से इधर। तो सिस्टम का सही तरीके से बनना बहुत ज़रूरी है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, नहीं तो वो नुकसान भी कर सकता है, वो चीज़ें उल्टा फास्ट होने जगह शुरू हो जाएँ या फिर बनाने में बड़ा मुश्किल हो, तो इनको सेट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने सेट सही से कर दिया तो फिर ये दोनों मसले के साथ बढ़ के परफेक्ट सोल्यूशन हो जाता है, ठीक। बस कॉम्प्लेक्सिटी यही रहती है कि आपके मल्टीपल डेटाबेस हैं तो डेटा कैसे स्टोर करेंगे, डेटा 2 जगह डिवाइड करेंगे, अब रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सर्वर पे जाएगी, इसमें जाएगी किस में जाएगी, स्टोरेज को कैसे हम डिवाइड करेंगे, एपीआईज को कैसे डिवाइड करेंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं।
तो बेसिकली ओवरऑल एक शब्द में बोला जाए तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी को अगर सही से मैनेज किया जाए तो फिर यूज़र को भटकना नहीं पड़ेगा, रिक्वेस्ट अपने आप से सही से बढ़िया से चलेगी। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही यही है कि वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फ़र्क ये है, कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि इसको बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगता है इन कंपेयर टू मोनोलिथिक, क्योंकि सब चीज़ एक जगह है, आपस में बात कर रही है। इसमें तमाम तरीके की सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं कि आपको हर जगह आपको सिक्योर रखना है चीज़ों को, और जहन तरीके से ये दिमाग ज़रूर लगाना है इसमें कि किसको बढ़ाना है किसको नहीं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा सा इसको शुरुआती दौर में बनाना हार्ड पड़ता है, और जैसे जैसे स्केल करते हैं इसको मैनेज करते रहना पड़ता है, यानी कि इसमें आपको दिमाग बराबर लगाते रहना पड़ता है। तो लेकिन जब आपके यूज़र बेस बढ़ जाएगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है माइक्रो सर्विस के अलावा, तो वो माइक्रो सर्विस फ़ायदा भी करता है, पैसे भी बचाता है। तो दोनों ही सोल्यूशन अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सिचुएशन में बहुत काम के पड़ते हैं, मोनोलिथ भी और माइक्रो सर्विस भी। ठीक, कभी कभी इनका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, वरना आप देखेंगे तो जैसे जितनी बड़ी कंपनियाँ वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर ही यूज़ कर रही होती हैं, और जितने स्टार्टअप्स है वो माइक्रो सर्विस पे आ जाते हैं शुरू में, कि अगर उनको पता होता है कि भाई हमें इवेंचुअली बाद में जाके माइक्रो सर्विस ही बनना है, क्योंकि हर मोनोलिथ अगर बढ़ेगा आगे जाके तो उसको माइक्रो सर्विस में आना ही पड़ता है। तो कुछ लोग शुरुआत से ही माइक्रो सर्विस लेके चलते हैं, तो उनके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज पैसे होते हैं शुरू में कि वो झोंकते हैं कि भाई बाद में हमें ना करना पड़े। पर जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया, मोनोलिथ शुरू में सस्ता पड़ता है, बाद में महंगा पड़ता है। माइक्रो सर्विस शुरू में महंगा पड़ता है, बाद में ओवरऑल सस्ता पड़ता है। तो जिसके पास शुरू में पैसा है कि भाई उसको बाद में मोनोलिथ में, क्योंकि अगर आप मोनोलिथ से माइक्रो सर्विस जाएंगे तो वो भी एक अपने आप में कॉस्ट है ना, नया काम बिल्कुल शुरू से करना और बनी बनाई चीज़ को दूसरी जगह बनाना दोबारा। एक तरीके से ये हो गया कि एक बिल्डिंग बनी थी उसको तोड़ के आपने बहुत बड़े ग्राउंड में छोटे छोटे फ्लैट बना दिए, तो अपने आप में नया काम है ना। कोई इंसान अगर शुरू से ही छोटे छोटे फ्लैट दूर में बनाएगा तो उसको शुरू में तो महंगा पड़ेगा, पर बाद में उसके लिए आसानी हो जाएगी, बशर्ते वो बाद में फ्लैट काम आए या ना वो खाली पड़े रहे। कि शुरू में इंसान ने माइक्रो सर्विस बना लिया लेकिन बाद में इतना ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो उसको फ्री की कॉस्ट पड़ेगी, उसको उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये सब फैसले कि कब मोनोलिथ होना है, कब माइक्रो सर्विस होना है, कब शुरू में होना है, कब बाद में होना है, ये फैसले बड़े एक्सपीरियंस के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ बाद में लिए जाते हैं, जिसके ज़रिए ये हमारी कॉस्ट कटिंग इंजीनियरिंग और हमारा सही तरीके से यूटिलाइजेशन काम हो पाता है फिर इस तरीके से। चलिए अगली वीडियो में